नमस्कार साथियों, शिक्षक संवाद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र केस को लेकर है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानांतरण के मुद्दे पर माननीय शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से कहा है कि सब कुछ अपने तय समय से होगा और इसी बीच खबर है कि 29 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आवेदन करने वाले शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर की सूची विभाग ने तैयार कर लिया है और सरप्लस शिक्षकों के मामले में अंतर जिला वाले शिक्षकों का जिला आवंटन का कार्य कंप्लीट कर लिया गया है और अभी वर्तमान में विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है। इसी सप्ताह के अंत तक आपको ट्रांसफर का मैसेज SMS के माध्यम से मोबाइल पर मिल जाएगा और उसके बाद ई शिक्षा कोष से स्थानांतरण पत्र को डाउनलोड करके नए विद्यालय में योगदान करना होगा। स्थानांतरण पत्र ई शिक्षा कोष से कैसे डाउनलोड करना है, प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसका वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफर वाले शिक्षकों का तो ट्रांसफर कंफर्म है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन सरप्लस शिक्षकों की स्थिति थोड़ी अलग है। सरप्लस शिक्षक ई शिक्षा कोष पर आवेदन करते समय जो 30 विद्यालयों का विकल्प दिए थे, अगर वरीयता के अनुसार उसमें से कोई विद्यालय में जगह मिलता है तभी उनका स्थानांतरण होगा। दिए गए विकल्प नहीं मिलने पर फिलहाल वो अपने विद्यालय में बने रहेंगे, लेकिन उन्हें समान स्थानांतरण के समय यानी कि 17 सितंबर से फिर से आवेदन करना होगा। अब कुछ लोगों का सवाल है कि यदि स्थानांतरण के बाद नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो बता दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर वाले शिक्षकों को 17 सितंबर से पहले यानी कि समान स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने से पहले नए विद्यालय में योगदान करना होगा। इस बार उन्हें योगदान करने की बाध्यता होने वाली है, लेकिन सरप्लस शिक्षकों को आवंटित विद्यालय पसंद नहीं आने पर वह योगदान नहीं भी कर सकते हैं। उनके लिए योगदान की बाध्यता नहीं होने वाली है। वे समान स्थानांतरण के समय यानी कि 17 सितंबर से फिर से आवेदन कर पाएंगे। एक और सवाल है कि सरप्लस होने के बावजूद जो शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं किए हैं उनका क्या होगा। तो ऐसे शिक्षकों को भी 17 सितंबर से शुरू होने वाले समान स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए इस शिक्षा कोष पर आवेदन करना होगा और यदि समान स्थानांतरण के समय भी वे आवेदन नहीं करते हैं तो पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया खत्म होने के बाद रैंडमाइजेशन के जरिए बचे हुए सरप्लस शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें जिला के अंदर कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो पुरुष शिक्षक अपने गृह प्रखंड में है या जो महिला शिक्षिका अपने गृह पंचायत में है, उन्हें भी समान स्थानांतरण के समय इस शिक्षा कोष पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे किसी भी पुरुष शिक्षक को गृह प्रखंड में और किसी भी महिला शिक्षिका को गृह पंचायत में नहीं रहने देंगे, चाहे वह किसी भी कोटि का शिक्षक, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक ही क्यों न हो। जो नियोजित शिक्षक यह सोच रहे हैं कि उनका स्थानांतरण नियोजन इकाई से बाहर नहीं हो सकता है, उनके लिए भी राहत भरी खबर नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नियोजित शिक्षकों को नियोजन इकाई से बाहर करने के लिए तथा जिला में कहीं भी स्थानांतरण करने के लिए नया नियमावली बनाई जा रही है, जिसे आप लोग को जल्द ही देखने को मिलेगा। साथ ही जिन शिक्षकों का अपने विद्यालय में 5 वर्ष से अधिक हो चुका है, चाहे वह गृह प्रखंड में हो, चाहे दूसरा प्रखंड में हो, चाहे दूसरे जिले में ही क्यों न हो, उससे मतलब नहीं है। यदि 5 वर्ष से अधिक समय से एक ही विद्यालय में है तो उन्हें भी 17 सितंबर से समान स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि आवेदन नहीं करने वाले शिक्षकों को फिर से मौका दिया जाएगा या रैंडमाइजेशन के जरिए उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, इसका निर्णय अभी विभागीय स्तर पर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि उन्हें दोबारा से आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब हम थोड़ा केस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग कमेंट में केस के बारे में पूछते रहते हैं, कई लोग मुझे फ़ोन करके भी केस के बारे में पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि ट्रांसफ़र और रैशनलाइजेशन दोनों को मिलाकर पटना हाईकोर्ट में कोई 1-2 नहीं, बल्कि अभी तक अलग अलग शिक्षक संगठनों द्वारा कुल 8 केस किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 2 और केस की ड्राफ्टिंग होने की भी खबर है। कुछ केस का केस नंबर मिल चुका है, जबकि कुछ अभी भी प्रक्रियाधीन है। हालांकि अभी तक उनमें से किसी भी केस की सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही सुनवाई के लिए केस मेंशनिंग का प्रयास किया जा रहा है और सुनवाई होने के बाद ही हम आपको केस का अपडेट दे पाएंगे। लेकिन कोर्ट की जो भी प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं।
एक ही मुद्दे पर कई केस होने के मामले में एडवोकेट जनरल कोर्ट को यह जानकारी देते हैं कि इसी मुद्दे पर अलग अलग बेंच में कई मामला चल रहा है और फिर कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर जितने भी केस हैं सबकी सुनवाई एक साथ किया जाए। और अक्सर जो जज होते हैं वह मान भी लेते हैं और फिर सभी केस को टैग करके एक साथ उसकी सुनवाई होने लगती है। तो इस बार भी मान कर चलिए कि यही होने वाला है, यानी कि सभी केस के लिए हाई कोर्ट का एक ही जजमेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में जब मैंने पटना हाई कोर्ट के भागवत प्रसाद एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार और सुप्रीम कोर्ट के शिल्पी बोस एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार केस का जजमेंट का जिक्र किया तो बहुत सारे शिक्षकों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि प्लेटफॉर्म पर ये सवाल करने लगे कि क्या शिक्षक संघ ट्रांसफर केस को हार जाएंगे, क्या कोर्ट जाने से शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को बता दें कि इस बार का केस और भागवत प्रसाद और शिल्पी बोस वाले केस में बहुत फर्क है। इस बार ट्रांसफर के लिए जो नियमावली और एसओपी जारी किया गया है उसमें आपस में ही विरोधाभास है। शिल्पी बोस एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार वाले जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि हम तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक किसी वैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वैधानिक अधिकार तो छोड़िए, समानता का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक कौन सी बात हुई कि महिला शिक्षिका को होम ब्लॉक मिलेगा और पुरुष शिक्षक को होम ब्लॉक नहीं मिलेगा। एक ऐसा नियम हुआ, पुरुष होना कोई गुनाह है क्या? क्या सरकार ने महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग अलग नियमावली बनाया है क्या? जब एक ही नियमावली से बहाल हुए, काम भी एक ही जगह और एक ही जैसा करते हैं और वेतन भी एक ही जैसा है, सेवा शर्त एक जैसा है, तो फिर स्थानांतरण में भेदभाव क्यों? किसी और विभाग में आपने ऐसा सुना है क्या? इसका जवाब शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट में देना होगा और आप लोग देख लीजिएगा यह स्थानांतरण नियमावली और एसओपी हाईकोर्ट से रद्द होकर रहेगा। पहले भी आप लोग देखे होंगे एक एसीएस आए थे, वही ई शिक्षक कोष वाले साहब, जो शिक्षकों को अपने अनुमंडल से बाहर कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, साहब चले गए, शिक्षक आज भी वही हैं। तो जो शिक्षक स्थानांतरण कराना चाहते हैं वो स्थानांतरण का लाभ ले, लेकिन जो स्थानांतरण नहीं चाहते हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार भी शिक्षकों को नाराज नहीं करने वाली है और अंत में यही होगा कि स्थानांतरण सिर्फ उन्हीं का होगा जो चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं वे अपने विद्यालय में बने रहेंगे। आप लोग शिक्षा मंत्री जी का भी बात सुनते होंगे, सारी बातें वो बोल देते हैं और लास्ट में एक लाइन यह भी बोल देते हैं कि किसी भी शिक्षक का जबरन स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, ऐसा वो बार बार बोलते हैं। और यदि फिर भी शिक्षा विभाग जबरन ट्रांसफर करेगा तो इसके लिए पहले हाईकोर्ट में आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल शिक्षक संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।